बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 12 जिसका उन्वान है ओवरकोट और जिसके मुसन्निफ़ है ग़ुलाम अब्बास, उसका हिस्सा अव्वल का मुताला करेंगे। तो आइए सबसे पहले मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ देख लेते हैं कि ओवरकोट के मुसन्निफ़ का नाम है ग़ुलाम अब्बास। इनकी पैदाइश ईस्वी सन 1909 में अमृतसर में हुई और वफ़ात ईस्वी सन 1982 में हुई। उनकी मशहूर अफसानवी मजमूए है आनंदी, जाड़े की चांदनी। इस सबक का नाम है ओवरकोट। ओवरकोट यानी कि जो लंबा सा कोट आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, तो एक नौजवान वो एक लंबा सा ओवरकोट पहन के घूमता है। उसकी जो पूरी उसकी कहानी इसमें बयान की गई है, वो किस तरह रहता है, कैसे जाता है आता है ना। तो उसके वो नौजवान ने ओवरकोट पहना हुआ, इसीलिए इस अफसाने का नाम भी ओवरकोट है। तो आइए हम सबक की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं और खुलासा कर दूँ इस सबक के ताल्लुक़ से कि ये एक अलामती अफसाना है और ये मगरबी तहज़ीब की अलामत है। मगरबी तहज़ीब यानी जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ है उसकी अलामत है, वहाँ की जो तहज़ीब है वहाँ की ये चीज़ उसमें बयान की गई है। देखा जाए तो कई चीज़ों की पर्दापोशी करता है। सर्दी, गर्मी और बारिश में बड़े काम की चीज़ है, यानी ओवरकोट जो है वो कई चीज़ों की पर्दापोशी करता है ना, और सर्दी, गर्मी और बारिश में बड़े काम की चीज़ है। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक मामूली हैसियत का शख्स जो मगरबी तहज़ीब में रंगा हुआ है, महज़्ज़ब लबो लहजा जानता है और जिस्म पर ज़ेबतन किए हुए ओवरकोट से भरपूर फ़ायदा उठाता है। दुकानदार उससे उसकी शख्सियत से मरूब हो जाते हैं। यानी उसकी शख्सियत ऐसी होती है कि दुकानदार अगर कोई दुकान में जाता है तो लोग उसको देख कर डर जाते हैं कि बहुत बड़ा आदमी लगता है, लेकिन आखिर में पता चलता है कि वो एक मामूली हैसियत का शख्स है। तो आइए शुरू करते हैं सबक के ये हफ्ते की शाम थी, भरपूर जाड़े का ज़माना। सर्द और तुंद हवा किसी तेज़ धार की तरह जिस्म पर आके लगती थी, मगर उस नौजवान पर उसका कुछ असर नहीं मालूम होता था और लोग खुद को गर्म करने के लिए तेज़ तेज़ कदम उठा रहे थे, मगर उसे उसकी ज़रूरत ना थी। जैसे कड़कड़ाते जाड़े में उसे टहलने में बड़ा मज़ा आ रहा हो। तो यानी हफ्ते की शाम थी, यानी सैटरडे की रात थी आखिरी, और भरपूर सर्दी का मौसम था। सर्द और तेज़ हवाएं एक धात की तरह जिस्म पर आके लगती थी, मगर वो तेज़ हवाओं का और सर्दी का उस नौजवान पर कुछ असर नहीं होता था, मालूम नहीं होता था। और ख़ुद को गर्म करने के लिए लोग ऐसी सर्दी में तेज़ कदमों से चल रहे थे, मगर उस नौजवान को उसकी ज़रूरत नहीं थी। ऐसे कड़कड़ाते जाड़े में सर्दी में उसे टहलने में बड़ा मज़ा आ रहा हो। उसकी चाल ढाल से ऐसा बागपन टपकता था कि तांगे वाले दूर ही से देखकर सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए उसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से उन्हें रोक देता। एक खाली टैक्सी भी उसे देखकर रुकी, मगर उसने थैंक यू कहकर उसे भी टाल दिया। यानी उसकी चाल ढाल में ऐसे बागपन, बचपन और ऐसे असरअंदाज उसकी चाल ढाल थी कि हर कोई तांगे वाला उसे दूर से ही देखकर सरपट घोड़ा दौड़ाकर उसके करीब लपक जाते, उसके पास पहुंच जाते कि भाई ये कोई अच्छा खासा इंसान दिख रहा है कहीं जाने के लिए। तो टांगे वाले उसके पास पहुंच जाते थे कि भाई ये हमारे टांगे में सवारी करे। लेकिन उसके पास एक छड़ी भी थी, वो छड़ी से उन्हें रोक देता। एक खाली टैक्सी भी उसे देखकर रुकी, मगर उसने उसको थैंक यू कहकर उसे भी टाल दिया। जैसे जैसे वो माल के ज़्यादा बारौनक हिस्से की तरफ पहुंचता जाता था, उसकी चौचाली बढ़ती ही जाती थी और वो मुंह से सीटी बजा के रक्स की एक अंग्रेज़ी धुन निकालने लगा। उसके साथ ही उसके पाँव भी थरकते हुए उठने लगे। एक दफ़ा जब आसपास कोई नहीं था तो यकबारगी कुछ ऐसा जोश आया कि उसने दौड़कर झूठमूठ टाल देने की कोशिश की, गोया क्रिकेट का मैच हो रहा हो। रास्ते में वो सड़क आई जो लार्सन गार्डन की तरफ जाती थी, मगर उस वक्त शाम के धुंधलके
और सख्त कोहरे में उस बाग पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी कि उसने उधर का रुख ना किया और सीधा चिरंग कर उसकी तरफ चलता रहा। तो जैसे जैसे वो माल एक रोड का नाम है माल रोड, तो वहाँ जैसे जैसे उसकी बारौनक हिस्से की तरफ वो पहुँचता था उसकी चौचाली बढ़ती ही जाती थी, है ना, उसकी चौचाली यानी चालाकी बढ़ती जाती थी, होशियारी। वो मुँह से सीटी बजाकर रक्स यानी नाचने के अंदाज में एक अंग्रेज़ी धुन गाने लगा और उसके साथ ही उसके पाँव भी थरकते हुए उठने लगे। एक दफ़ा जब आसपास कोई नहीं था तो यकबारगी यानी अचानक कुछ ऐसा हो जोश आया कि उसने दौड़कर झूठ मूठ टाल देने की कोशिश की। यानी बहुत दौड़ा, जैसे गोया कोई क्रिकेट मैच में दौड़ता है बॉलर या फील्डर, उस तरह से वो दौड़ा। रास्ते में एक सड़क आई जो लार्सन गार्डन की तरफ जाती थी, मगर उस वक्त शाम के धुंध लगे यानी कि कोहरा, सब तरफ कोहरा छाया होता सर्दी के मौसम में। तो उस कोहरे ने बाग पर कुछ ऐसी उदासी, गार्डन पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी उस वजह से कि उसने उधर का रुख ना किया और सीधा चिरंग कर उसकी तरफ चलता रहा। मलिका के बूथ के करीब पहुंचकर उसके हरकत व सकनात में किसी कदर मतानत पैदा हो गई। उसने अपना रुमाल निकाला, जैसे जेब में रखने के बजाय उस कोट के बाएं आस्तीन में अड़स रखा था और हल्के हल्के चेहरे पर फेरा ताकि कुछ गर्द जम गई हो तो उतर जाए। पास घास के एक टुकड़े पर कुछ अंग्रेज़ी बच्चे एक बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से उनका खेल देखने लगा। बच्चे कुछ देर तक उसकी परवाह किए बगैर खेल में मसरूफ़ रहे, मगर जब वो बराबर तकते ही चला गया तो वो रफ्ता रफ्ता शर्माने से लगे और फिर अचानक गेंद संभाल कर हंसते हुए और एक दूसरे के पीछे भागते हुए वो घास के उस टुकड़े ही से चले गए। तो फिर मलिका बूथ के करीब पहुंचा, एक बूथ बना हुआ था, वहाँ पहुंचा तो उसके हरकत व सकनात में मतानत पैदा हो गई, यानी उसकी जो चाल ढाल थी उसमें एक नयापन पैदा हुआ, उसकी चाल ढाल में संजीदगी आ गई, है ना। हरकत व सकनात कहते उठना बैठना चलना फिरना, तो उसके उठने बैठने में चलने फिरने में एक संजीदगी पैदा हो गई। और उसने अपना रुमाल निकाला, जिसे जेब में रखने की बजाय उसने उसके कोट की आस्तीन, बाई आस्तीन में अड़स कर यानी कि उसमें उसको वाल के रखा था और वो रुमाल जो उसने हल्के हल्के चेहरे पर फेरा ताकि कुछ गर्द जमी हो तो उतर जाए। फिर पास में एक मैदान, छोटा सा मैदान था घास का, वहाँ कुछ अंग्रेज़ी बच्चे बड़ी गेंद से खेल रहे थे और वो बड़ी दिलचस्पी से उनका खेल देखने लगा। बच्चे कुछ देर तक उसकी परवाह किए बगैर खेल में मसरूफ़ रहे, मगर जब वो लगातार उनको तकता ही रहा, देखता ही रहा, तो वो रफ्ता रफ्ता शर्माने लगे और फिर अचानक गेंद संभाल कर हंसते हुए एक दूसरे के पीछे भागते हुए वहाँ से चले गए। नौजवान की नज़र सीमेंट की एक खाली बेंच पर पड़ी और वो उस पर आके बैठ गया। उस वक्त शाम के अंधेरे के साथ साथ सर्दी और भी बढ़ती जा रही थी। उसकी ये शिद्दत नाखुशगवार थी, बल्कि लज्जत परस्ती की तरगीब देती थी। शहर के ऐश पसंद तबके का तो कहना ही क्या, वो तो इस सर्दी में ज़्यादा ही खेलता है। तन्हाई में बसर करने वाले भी इस सर्दी से वरगलाए जाते हैं और वो अपने अपने कोनों खुदरों से निकलकर महफिलों और मजमुओं में जाने की सोचने लगते हैं ताकि जिस्मों का कर्ब हासिल हो। हुसूल लज्जत की यही जुस्तजू लोगों को माल पर खींच लाई थी और हस्बे तौफीक रेस्तोरानों, कॉफ़ी हाउस, रक्सगाहों, सिनेमाओं और तफरीह के दूसरे मकामों पर महजूज हो रहे थे। तो फिर वो नौजवान एक सीमेंट का जो बेंच था, मेज़, एक टेबल वो खाली था, उस पर जाके वो बैठ गया। और उस वक्त शाम के अंधेरे के साथ साथ सर्दी और बढ़ती जा रही थी और उसकी ये शिद्दत नाखुशगवार थी, यानी इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि लोग उससे वो ज़्यादा सर्दी में लोग नाखुशगवार हो रहे थे, बल्कि ऐसी सर्दी थी कि लज्जत परस्ती की तरगीब देती थी। यानी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो लोग उसका मज़ा लेने के लिए भी बाहर निकलते हैं कि भाई कि सर्दियों में। और शहर की जो ऐश पसंद तबका था, यानी जो ऐशो इशरत में डूबा हुआ था, उनका क्या कहना, वो अपने
वो कुछ ज़्यादा ही खेल खेलते हैं और तनाई में बसर करने वाले भी सर्दी से वरगला जाते हैं और वो भी अपने अपने घरों से अपने अपने जगहों से और निकल कर महफिलों के मजमुओं में जाने की सोचने लगते हैं ताकि सर्दी में महफिल जमे तो जिस्म को कुछ फ़ायदा हो, हासिल हो, जिस्मों की लज्जत और हुसूल लज्जत की यही जुस्तजू लोगों को माल रोड पर खींच लाई थी और हस्बे तौफीक यानी मामिल के मुताबिक रेस्टोरेंट, होटलों में और कॉफ़ी हाउस, चाय की दुकानें और रक्स गाँव यानी बार जिसको कहते हैं हम बियर बार वगैरह, सिनेमाएँ, थिएटर और तफरीह के दूसरे मकामों पर महजूज हो रहे थे लोग, यानी खुश हो रहे थे, मसरूर हो रहे थे, मुसर्रत हासिल कर रहे थे, खुशी हासिल कर रहे थे। माल रोड पर मोटरों, तांगों और बाईसाइकिलों का तांता बंधा हुआ तो था ही, पटरी पर चलने वालों की भी कसरत थी। अलावा हंसी सड़क की दो रवैया दुकानों में खरीद व फरोख्त का बाजार भी गर्म था। जिन कम नसीबों को न तफरी की तबाह की इस्तात थी न खरीद व फरोख्त की, वो दूरी से खड़े खड़े उन तफरी गाहों और दुकानों का रंगारंग और रोशनियों से जी बहला रहे थे। तो माल रोड पर मोटरों, तांगों और बाईसाइकिलों का जो तांता बंधा हुआ था ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पटरी पर चलने वालों की भी कसरत थी। उसके अलावा सड़क के दो रवैया दुकानों यानी सड़क के दोनों साइड में जो दुकानें लगी हुई थी वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार भी बहुत गर्म था और जिन कम नसीबों को तफरी तबाह की इस्तात न थी न खरीदो फरोख्त की, वो दूरी से खड़े इन तफरी गाहों और दुकानों का रंगारंग रोशनियों से जी बहला रहे थे। यानी जो लोग खरीद नहीं सकते थे, उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि वो दुकान में जाके कुछ खरीदे, तो वो दूर से ही लोगों की घूमने फिरने वाले लोगों को और दुकानों की जो रोशनी थी उसको देखकर जी बहला रहे थे। नौजवान सीमेंट की मेज पर बैठा अपने सामने से गुजरते हुए जन व मर्द को गौर से देख रहा था। उसकी नज़र उनके चेहरों से कहीं ज़्यादा उनके लिबास पर पड़ती थी। उनमें हर वज़ा और हर कमास के लोग थे, बड़े बड़े ताजिर, सरकारी अफसर, लीडर, फनकार, कॉलेज के तलबा और तालिबात, नर्सें, अखबारों के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू। ज़्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे। हर किस्म के ओवरकोट, कराकली के बेशकीमती ओवरकोट से लेकर खाकी पट्टी के पुराने फौजी ओवरकोट तक जिसे नीलामी में ख़रीदा गया था। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। उसको देखने से मालूम होता था कि उसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की करीज़ें बड़ी नुमाया, सिलवट कहीं नाम को नहीं, बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए नौजवान उसमें बहुत मगन मालूम होता था। तो वहाँ पर फिर नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठा रहा और वहाँ पर फिर हर आने जाने वाले मर्द और औरत को वो देखता रहा। उसकी नज़रें उनके चेहरे से ज़्यादा उनके लिबास पर पड़ती थी, क्योंकि वहाँ जो खरीदो फरोख्त के लिए और घूमने फिरने के जो लोग आए थे वो हर वज़ा और हर कमाल के लोग थे। वज़ा के मायने तो हर शक्ल, हर हुलिये के, हर तरह तरह के रंग ढंग के लोग थे और उनकी जो कमास यानी हर तबके की अच्छे मिडिल क्लास और अच्छे अमीर लोग वहाँ से गुज़र रहे थे और उनमें बड़े बड़े ताजिर थे, सरकारी अफसर थे, सियासी लीडर थे, फ़नकार थे, कॉलेज के तलबा और तालिबात थे, डॉक्टर, दवाखानों की नर्सें थी, अखबार के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू थे और ज़्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे। हर किस्म के ओवरकोट, कराकली के पेश कीमती ओवरकोट से लेकर, कराकली कहते हैं एक किस्म का कपड़ा जिससे ओवरकोट बनाए जाते हैं, यानी जिससे ये कोट और ब्लेज़र बनाते हैं। एक किस्म का कपड़ा होता है जाड़ा किस्म का जिससे कोट बनाते हैं। तो उस तरह के बेशो कीमती ओवरकोट से लेकर खाकी पट्टी के पुराने और फौजी ओवरकोट तक, जिसे फौजी के जो ओवरकोट होते हैं जिसे नीलाम किया जाता है और नीलामी में ख़रीदा गया है, और उस तरह के ओवरकोट लोगों ने पहने हुए थे। और अब नौजवान का जो ओवरकोट था वो तो था खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था और फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी के पास था और उसको देखने से मालूम होता था कि उसकी बहुत देखभाल की जाती है, यानी वो कोट की बहुत देखभाल करता है। कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की करीज़ें बड़ी नुमाया और कहीं भी झुर्रियाँ यानी झुर्रियाँ जरा भी उसके कोट पर नहीं थी।
और बटन भी सींग के बड़े बड़े चमकते हुए थे और वो ओवरकोट में वो नौजवान एकदम मगन मालूम होता था। तो अजीज़ तलबा ये हिस्सा अव्वल मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में हिस्सा दुअम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।